अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है बिहेवियरलिज्म या बिहेवियर अप्रोच, और उर्दू में जो है इस थ्योरी के लिए सलूकी अंदाज़ फ़िक्र की इस्तिलाह जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यानी बिहेवियरलिज्म जो है उसके लिए उर्दू ज़बान में सलूकी अंदाज़ फ़िक्र या रवैया जाती अंदाज़ फ़िक्र की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्स द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस, और पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है बिहेवियरलिज्म क्या है और इसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो क्या हैं, और किस तरह जो है इस बिहेवियरलिज्म को या बिहेवियरल अप्रोच को जो है कब जो है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो तक़वियत हासिल हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे इसको लेकर चलें, कुछ बुनियादी बातें जो हैं वो आपके साथ कर दें कि जो बिहेवियरलिज्म है या जो बिहेवियरल अप्रोच है, यानी सलूकी अंदाज़ फ़िक्र या रवैया जाती अंदाज़ फ़िक्र, ये एक ऐसी साइंस है या एक ऐसा इल्म है जिसमें इस बात के ऊपर फोकस किया जाता है कि हक़ैक़ तक पहुँचने के लिए या मसाइल की हकीकी आगाही हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है और ह्यूमन एक्शंस जो हैं या ह्यूमन रिएक्शन जो है उसको स्टडी किया जाए। ये जो स्कूल ऑफ थाट है, जो बिहेवियरलिज्म कहलाता है, इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी सियासी निज़ाम की या जो इंटरनेशनल सिस्टम है, जो वर्ल्ड सिस्टम है या ग्लोबल सिस्टम है, तो किसी भी सिस्टम की जो कारकर्दगी है उसको समझने के लिए जो है ज़रूरी है कि उस सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले एक्टर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उन वो जो एक्टर्स हैं या उन किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर जो काम करने वाले अफराद हैं, उन अफराद का जो बिहेवियर है और उनका जो तर्ज़ अमल है उसका मुताला जो है करना चाहिए, और उसका मुताला करके ही हम हकीकत तक रसाई हासिल कर सकते हैं। मुख्तसर तौर पर इसको यूँ समझ लीजिएगा कि जो बिहेवियरलिज्म है या जो बिहेवियरल अप्रोच है, ये एक ऐसा जो है स्कूल ऑफ थाट है जिसके मुताबिक किसी भी सिस्टम की, चाहे वो एक पॉलिटिकल सिस्टम हो या वो इंटरनेशनल सिस्टम हो, उसकी कारकर्दगी को समझने के लिए या उसकी कामयाबियों को समझने के लिए या उसकी नाकामियों को समझने के लिए ज़रूरी है कि उस सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले अफराद हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके बिहेवियर को जो है वो समझा जाए, उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाए, और उनके बिहेवियर को समझने के बाद जो है आप इस रियलिटी तक पहुंच सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये कामयाब क्यों चल रहा है या ये सिस्टम जो है वो नाकाम क्यों है। इस अंदाज़े फ़िक्र के मतलब मज़ीद बातें जो हैं वो आपके साथ साथ होती रहेंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल के साथ मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, और यहाँ से हमारी इस वीडियो का आगाज़ होता है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो बिहेवियरलिज्म जो है सबसे पहले उसको किसने मुतारफ़ करवाया? जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन इज़ द दैट पर्सन हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो जॉन बी वाटसन जो है उसको इस स्कूल ऑफ थाट का या बिहेवियरल अप्रोच का जो है बानी ख्याल किया जाता है, और उसको एज ए फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म जो है वो तस्लीम किया जाता है। बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरल अप्रोच, ये आपने जहन में रखना है कि बिहेवियरलिज्म और बिहेवियर अप्रोच जो है ये एक ही मतलब है, और उर्दू ज़बान में जो है इनके लिए आप दो टर्म इस्तेमाल होंगी, सलूकी अंदाज़ फ़िक्र या रवैया जाती अंदाज़ फ़िक्र। तो बिहेवियरलिज्म रेफर्स टू वन दैट कंसंट्रेट्स ऑन एक्सप्लेनिंग ओवर्ट पॉलिटिकल और सोशल बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ अदर ओवर्ट और एक्सप्रेस फिनोमेना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें दो तीन बातें जो हैं आपके साथ शेयर करूंगा मैं। तो पहले आप जानेंगे कि बिहेवियरलिज्म जो है वो क्या है। बिहेवियरलिज्म रेफर्स टू वन दैट कंसंट्रेट्स ऑन एक्सप्लेनिंग ओवर्ट
पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर। तो बुनियादी बात यह है कि पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर जो है किसी भी सिस्टम के अंदर लोगों का जो बिहेवियर होता है, जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है या सोशल बिहेवियर होता है, ये उसको जो है बयान करता है। ये अदारे के अंदर काम करने वाले जो अफराद होते हैं, ये उनके सोशल बिहेवियर को, पॉलिटिकल बिहेवियर को, और जो डिसीजन मेकर्स लोग होते हैं, ये उनके बिहेवियर को जो है वो बयान करता है, उनके बिहेवियर को जो है वो वाज़े करता है कि इनका रवैया ये है। इन टर्म्स ऑफ अदर ओवर्ट आर एक्सप्रेस फिनोमना। तो फिनोमना क्या है? बेसिकली एक नया लफ्ज़ से आपके लिए फिनोमना जो है एनी प्रॉब्लम दैट इज़ चूजन एज द सब्जेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। तो कोई प्रॉब्लम जो है जिसके मतलब आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करनी हो, तो वो प्रॉब्लम जो है दैट इज़ कंसिडर्ड एज फिनोमना। तो जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम हो, वो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, वो सोशल हो सकता है, वो इकोनॉमिक हो सकता है, उसका तल्लुक जो है वो किसी नेशनल इशू के साथ हो सकता है, उसका तल्लुक किसी इंटरनेशनल इशू के साथ हो सकता है। जैसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है कश्मीर इशू है, फ़लस्तीन इशू है, टेररिज्म का इशू है, और इसके अलावा दुनिया के अंदर जो है बेशुमार ग्लोबल वार्मिंग का इशू है। दुनिया के अंदर बेशुमार मसाइल जो हैं वो चल रहे हैं। अब दुनिया जो है वो अपनी अपनी ताकत के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक, अपनी अपनी जो एबिलिटी है उसके मुताबिक उन मसाइल का कोई ना कोई हल भी जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो जो अदारे उन मसाइल का हल तलाश कर रहे हैं, तो जो बिहेवियरलिज्म है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी अदारे के अंदर काम करने वाले जो अफराद हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके रवैये को और उनके तर्ज़ अमल को स्टडी किया जाए, और ताकि आप हकीकत तक रसाई हासिल कर सकें। तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये जो अदारे होते हैं, ये अदारे ज़ाते खुद काम नहीं करते, बल्कि इनके अंदर अफराद काम कर रहे होते हैं। तो आपने देखना होता है कि इन अफराद का जो इंटरेस्ट क्या है, इनकी तरजीहात क्या हैं, और इनकी जो पर्सनल पॉलिसीज़ होती हैं, जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, वो क्या हैं, और उसकी मदद से जो है आप वो जो फिनोमेना है या जो प्रॉब्लम है उसके लिए की गई कोशिशों की हकीकत तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं। दोबारा देखिएगा, बिहेवियरलिज्म और बिहेवियरल अप्रोच रेफर्स टू वन दैट कंसंट्रेट्स ऑन एक्सप्लेनिंग ओवर्ट पॉलिटिकल एंड सोशल बिहेवियर। तो बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियरलिज्म है कि किसी भी फिनोमेना को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी इशू को, चाहे वो उसका तल्लुक पॉलिटिकल इशू मामलात के साथ हो, इकनॉमिक हो, सोशल हो, कल्चरल हो, नेशनल हो, लोकल हो, इंटरनेशनल हो, तो आपने उसके मतलब जो है लोगों, उस अदारे के जो काम करने वाले जो अफराद हैं, उनके बिहेवियर को जो है वो स्टडी करना होता है। नेक्स्ट है बिहेवियरलिज्म गिव्स मच इम्पॉर्टेंस टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। तो जो बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है या बिहेवियरल अप्रोच जो है, इसमें जो बुनियादी जो पॉइंट है वो है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर या किसी सिस्टम के अंदर, या अभी चूँकि हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो अफराद काम कर रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो सिस्टम के ऊपर जो है असरअंदाज होते हैं, तो आपने उनके बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करना होता है। बिहेवियरलिज्म गिव मच इम्पॉर्टेंस टू द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर। तो है सिस्टम के अंदर काम करने वाले जो अफराद हैं, ये उनके बिहेवियर को जो है वो ऑब्जर्व करता है। ये एक अलग डिस्कशन है कि ये ऑब्जर्व कैसे करता है, साइंटिफिकली करता है, ट्रेडिशनली करता है, न्यूट्रल रहकर करता है, या जानबदार रहकर करता है, ये इसके ऊपर बाद में बात होगी। लेकिन बुनियादी बात यहाँ पे ये की गई है कि जो बिहेवियरलिज्म है, ये दरअसल किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी सिस्टम के अंदर जो अफराद काम कर रहे हैं, आपने उनके बिहेवियर को जो है वो स्टडी करना होता है, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना होता है कि ये अपना बिहेवियर जो है इन किस तरह शो करते हैं, या अपना बिहेवियर किस तरह चेंज कर लेते हैं, और रियासतें जो हैं उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है के पीछे कौन से अफराद कार फरमा होते हैं और कौन से लोगों के रवैये कार फरमा होते हैं। तो ये चीज़ जो है इसमें आपने ऑब्ज़र्व करना होती है। बिहेवियरलिज्म इज ए मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस विच इंसिस्ट ऑन एनालाइजिंग द ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स और स्टेट।
तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक नई बात आपके सामने आई है, बिहेवियरलिज्म इज ए मूवमेंट। तो ये बेसिकली एक मूवमेंट है, एक स्कूल ऑफ थॉट है जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है प्रैक्टिकली जो है आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है इसका आगाज़ किया गया था। अगरचे इसका आगाज़ तो पहले हो गया था, लेकिन इसके ऊपर जो ज़्यादा काम है वो USA के अंदर, अमेरिका के अंदर, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है हुआ, और ज़्यादातर काम जो है या इसको तकवीयत या मकबूलियत जो है वो आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार जो है वो हासिल हुई। तो बिहेवियरलिज्म इज ए मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के साथ इसका बराह रास्त तल्लुक़ है। तो पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये एक मूवमेंट है या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक मूवमेंट है विच इंसिस्ट ऑन एनालाइजिंग द ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, कि जो बिहेवियर आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, यानी लोगों के एक्शंस क्या हैं, रिएक्शंस क्या हैं। तो ऑब्ज़र्वेबल बिहेवियर जो है आपने उसको एनालाइज करना होता है कि लोग किस तरह किसी एक ही वाक़े के मतलब मुख्तलिफ औकात में, जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के आप देखते हैं कि एक वक्त में एक इंडिविजुअल जो है वो एक पार्टी को वोट देता है और दूसरे लम्हे में या दूसरे इलेक्शन के अंदर जो है वो किसी और पार्टी को वो वोट कास्ट करता है, तो उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपने देखना होता है कि उसने अपना बिहेवियर क्यों चेंज किया, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन से ऐसे अवामल जो थे ऐसे हैं जो फ़र्द का रवैया जो है इसका बिहेवियर जो है वो चेंज कर देते हैं। या आप देखते हैं कि माजी के अंदर जो है जब कोल्ड वार अपने अरूज के ऊपर थी तो पाकिस्तान और रशिया जो है वो एक दूसरे के सख्त ख़िलाफ़ थे, लेकिन आजकल जो है पाकिस्तान का जो झुकाव है वो रशिया की तरफ जो है वो आपको नज़र आएगा। और ये जो चेंज ऑफ बिहेवियर है इसको आपने स्टडी करना होता है और आपने देखना होता है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसीजन मेकर्स के रवैये के ऊपर असरअंदाज होते हैं, और जो डिसीजन मेकर्स हैं जो फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन करते हैं वो उन फैक्टर्स की वजह से अपना जो बिहेवियर है वो चेंज कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स, जो पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, जितने भी अफराद जो हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करते हैं या इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो स्टेट्स काम करती हैं, तो उनको हम इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो है स्टेट इज़ द मेन एक्टर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। और पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और प्रेशर ग्रुप्स हैं, दीगर सोशल ग्रुप्स हैं, इंडिविजुअल बजाते खुद है, ये सारे क्या हैं, ये पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं। तो किसी वर्ल्ड इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो अफराद जिस तरह बिहेव कर रहे होते हैं, आपने उनको उनके जो ऑब्जर्वेबल एक्शंस होते हैं या उनका जो बिहेवियर होता है उसको आपने स्टडी करना होता है और उसकी बुनियाद के ऊपर आपने अपनी रिसर्च जो है वो मुकम्मल करना होती है। बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस emerged in 1940s, was dominant in the USA till the early 1970s, is still इन्फ्लुएंशियल। तो बिहेवियरलिज्म जो है इसका आगाज़ कब हुआ, तो इसका आगाज़ तो 1940s के अंदर हुआ था, लेकिन इसको जो तक़वियत है, इसको जो अरूज है आप कह सकते हैं, तो इसको अरूज हासिल हुआ आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड। तो 1940s के अंदर इसका आगाज़ हुआ, वाज डोमिनेंट इन द USA। और USA की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो UNO की जो शिकागो यूनिवर्सिटी है और उसका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, और उसमें डेविडिसन जैसे जो लोग थे उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बहुत काम किया। और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है जब रिसर्च की गई और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है स्कूल ऑफ थाट को, बिहेवियरलिज्म को जो है दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फिर बड़ी मकबूलियत हासिल हुई थी। तो 1940s की जो दहाई है उसके अंदर इसका आगाज़ हो गया था, लेकिन इसको तक़वियत जो है वो 1917 के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गई थी। इसने पूरी दुनिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, तालीमी इदारे हैं, वहाँ पे इसने अपना जो है वह सोख कैम किया और दुनिया भर के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है अब इसको एज ए मेजर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है उसको स्टडी भी किया जाता है। तो बिहेवियरलिज्म इन पॉलिटिकल साइंस emerged in the 1940s, was dominant in the USA till the early 1970s, is still influential। तो आज जो है यानी अगरचे 70 की दहाई में इसका अरूज था, लेकिन आज भी जो है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो हासिल है और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है इसको खुसूसी तौर पे देखा जाता है। व्हाट इज़ बिहेवियरल अप्रोच? बिहेवियरलिज्म आर द बिहेवियरल अप्रोच to the
एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना। तो बेसिकली जो है, जो पॉलिटिकल फिनोमेना है, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर हों या वो पॉलिटिकल इश्यूज़ और पॉलिटिकल फिनोमेनास जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हों, तो बिहेवियरल अप्रोच जो है वो उस पॉलिटिकल फिनोमेना या जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं उनको जो है वो देखती है, और उस इश्यूज़ के पीछे जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके बिहेवियर को जो है ये स्टडी करने का नाम है। इस पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट। तो ये जो बिहेवियरल अप्रोच है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये अमेरिका के अंदर जो है इसको तक़वियत हासिल हुई, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है इसके ऊपर ज़्यादा काम किया गया, और अमेरिकन जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा इसके ऊपर काम किया। और आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड, यानी जब जंग अज़ीम ख़त्म हुई, तो इस स्कूल ऑफ थाट को, बिहेवियरलिज्म को जो है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है वो ख़ुसूसी अहमियत जो थी वो दी जाने लगी। बट इट्स origin may be traced back to the works of the Graham Wells Human Nature in Politics। अब अगर इसकी बैकग्राउंड को ट्रेस किया जाए तो ज़ाहिर है कोई थ्योरी या कोई भी स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अचानक तो वजूद में नहीं आता। तो वो कह रहा है कि इसको अगर इसकी बैकग्राउंड को ट्रेस किया जाए, इसकी रीजन को बहुत आगाज़ में ट्रेस किया जाए, तो ग्राहम वेल्स जो है, जिसकी बुक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, तो वहाँ से जो है इस स्कूल ऑफ थॉट का आगाज़ हो गया था। लेकिन इसके ऊपर जो खसूसी काम हुआ, खसूसी इसके ऊपर तवज्जो दी गई, और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है बाकायदा तौर पे जो है वो बुक्स लिखी गई, और इसको रिसर्च के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया गया। तो वो आफ्टर द वर्ल्ड वार सेकंड जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और ख़ास तौर पे शिकागो यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका जो है वहाँ पे इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ, और जिन लोगों ने काम किया उसमें डेविड का नाम जो है वो काबिल ज़िक्र है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है, व्हाट इज़ बिहेवियरल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस। बिहेवियरल अप्रोच स्पेसिफाइज द बिहेवियर ऑफ persons and social groups rather than events, structures, institutions, ideologies। तो ये पहले बात भी हो चुकी है कि जो बिहेवियरलिज्म है या जो बिहेवियर अप्रोच है वो स्पेसिफाइज द बिहेवियर ऑफ पर्सनस एंड सोशल ग्रुप्स। तो ये जो सोशल ग्रुप्स होते हैं या प्रेशर ग्रुप्स होते हैं या जो इंडिविजुअल्स हैं, ये उनके रवैयों को जो है वो ख़ुसूसी तौर पे स्टडी करता है, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अपनी रिसर्च मुकम्मल करता है। और जो किसी भी सिस्टम के अंदर जो हुकूमती अदारे होते हैं, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जुडिशरी है, तो जो जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं और उन इंस्टीट्यूशन की जो पावर्स हैं उनको ये ख़ास अहमियत नहीं देता। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल जो है फ़र्ज़ करें कि जो लेजिस्लेचर है, पाकिस्तान के अंदर भी एक लेजिस्लेचर है, एक लेजिस्लेचर आपको अमेरिका में नज़र आएगी, एक बरतानिया में है, एक इंग्लैंड में है। तो जितनी भी लेजिस्लेचर होती हैं उनके जो कॉमन पावर्स हैं वो हैं लॉ मेकिंग पावर्स। तो लॉ मेकिंग पावर्स दुनिया भर की तमाम लेजिस्लेचर को हासिल हैं। लेकिन इसी तरह जो है जो लॉ इन्फोर्समेंट अदारे होते हैं उनकी पावर्स कमोबेश एक जैसी होती हैं, और जो एग्जेक्टिव है, जो एग्जेक्टिव पावर्स पार्लियामेंट्री, पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें जो एग्जेक्टिव को पावर्स हासिल हैं कमोबेश वही पावर जो हैं बरतानवी एग्जेक्टिव के मेंबर्स को भी हासिल हैं, इंडियन एग्जेक्टिव के मेंबर को भी हासिल हैं। तो कमोपेश पावर्स एक जैसी होती हैं, लेकिन आपको जो सिस्टम है उसकी कारकर्दगी मुख्तलिफ नज़र आएगी। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कारकर्दगी और तरह की है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की कारकर्दगी और होगी, और अमेरिकन या ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की कारकर्दगी और होगी। तो ये जो बिहेवियरलिस्ट हैं, जो सलूकी अंदाज़ फ़िक्र के जो सपोर्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम की कारकर्दगी को अगर आप जानना है तो आप उस सिस्टम के अंदर जो अदारे हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टडी ना कीजिएगा, उसकी पावर्स एंड फंक्शंस को मत देखिएगा। आप उस सिस्टम के अंदर, उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो काम करने वाले अफराद हैं उनके बिहेवियर को स्टडी कीजिएगा, क्योंकि जो बिहेवियर है वो जो पाकिस्तान के जो एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं, जो लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं या जुडिशरी के जो मेंबर्स हैं, उनका बिहेवियर और जो अमेरिकन एग्जेक्टिव है या अमेरिकन जुडिशरी है या अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है या दीगर इदारे हैं
उनके अंदर जो काम करने वाले अफराद हैं उनके बिहेवियर में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो ये बिहेवियर होता है जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को, किसी भी सिस्टम को, चाहे वो नेशनल सिस्टम हो, चाहे वो लोकल सिस्टम हो, या चाहे वो इंटरनेशनल सिस्टम हो, तो ये ह्यूमन बिहेवियर होता है जो किसी सिस्टम को कामयाब बना देता है या किसी सिस्टम को नाकाम बना देता है। तो ये बुनियादी तौर पे जो है इसका थीम है बिहेवियरल अप्रोच का, कि सिस्टम जो है उसको कामयाब और नाकाम बनाने वाले अफराद के रवैये होते हैं। उसको आप जितनी मर्ज़ी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है आप वज़ीर आज़म के जितने मर्ज़ी अख्तियारात लिख दें, लेकिन अगर वज़ीर आज़म का जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव नहीं है, वो नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक नहीं है, या उसके अंदर ऐसी सलाहियत नहीं है, तो फिर वो अदारा जो है कामयाब नहीं होगा। आपको इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम की कारकर्दगी, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम की कारकर्दगी और बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी कारकर्दगी मुख्तलिफ नज़र आएगी। क्यों? अब जब आप पावर्स पढ़ते हैं, जब आप लेजिस्लेचर की और एग्जेक्टिव की पावर्स पढ़ेंगे तो आपको नज़र आएगा कि जो एग्जेक्टिव पावर्स पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास हैं कमोबेश वहीं इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, और वहीं पावर जो है वो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के पास हैं। लेकिन जब आप कारकर्दगी देखते हैं और प्रोग्रेस देखते हैं तो आपको वो कारकर्दगी मुख्तलिफ नज़र आती है। वजह क्या है कि जिन लोगों के हाथ में वो सिस्टम है उनके बिहेवियर जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, उनकी प्रायोरिटीज़ जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो ये जो स्कूल ऑफ थाट है वो कहता है कि अगर आपने किसी सिस्टम की कारकर्दगी को जांचना है तो आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़िएगा, उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर आप किसी नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। आप उन दारों का स्ट्रक्चर ना पढ़िएगा कि ये दारा क्या बनता है, इसकी मुद्दत कितनी है, कौन इसका मेंबर बन सकता है, कौन इसका मेंबर, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। तो आप उस दायरे के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं उनके रवैयों को देखिएगा, तो फिर आप किसी नतीजे के ऊपर जो है पहुंच सकेंगे। आई थिंक इस स्लाइड के अंदर जो मैंने आपको चीज़ों को गाइड किया है उससे आपको ये समझने में जो है आसानी पैदा होगी। दोबारा हम इसको देखते हैं। बिहेवियरल अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच स्पेसिफाइज द बिहेवियर ऑफ persons or pressure or social groups rather than events, structure, institutions, ideologies. It stresses the mutual independence of theory and research and tries to develop vigorous research design and to apply precise methods of analysis to political behavior प्रॉब्लम। तो आपकी रिसर्च जो है जितनी ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक होगी, आपको रियलिटी तक पहुंचने में जो है वो इतनी ज़्यादा आसानी होगी। नेक्स्ट है हाउ मैनी फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म आर गिवन बाय डेविड ईस्टन। तो डेविड ईस्टन जो है जो कि इसका सबसे बड़ा हामी है और
देखिएगा कि जब भी आप किसी फिनोमेना को जो है वो स्टडी करते हैं, आप किसी प्रॉब्लम को जो है स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर इशू इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक फिनोमेना है, एक प्रॉब्लम हमारे दरमियान है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बहुत सारे मसाइल हैं, पूरी दुनिया जो है टेररिज्म का शिकार है और पूरी दुनिया जो है उसको कई तरह के मुख्तलिफ, ये कोरोना क्राइसिस जो है वो लास्ट टाइम आपने देखा। तो जब भी कोई दुनिया के सामने कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फिनोमेना आता है, और जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं, तो बिहेवियरल जो स्कूल ऑफ थाट है वो, और उसमें डेविड जो है उसके 8 प्रिंसिपल बताता है कि आप अपनी रिसर्च को किस तरह जो है वो वैल्यूएबल बना सकते हैं और उसको किसी ख़ास नतीजे तक पहुंचा सकते हैं। तो उसमें नंबर 1 है रेगुलरिटीज़। जो डेविड कहता है कि जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट है, इसका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है कि आप अपनी स्टडी के अंदर रेगुलरिटीज़ पैदा करें। रेगुलरिटीज़ पैदा करेंगे तो आप किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। रेगुलरिटीज़ क्या है कि आपके पास एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए कि आपने एक फ़िक्स टाइम के अंदर जो है किसी भी इशू को या किसी भी फिनोमेना को या प्रॉब्लम को स्टडी करना होता है। तो आप उसके लिए टाइम रख देते हैं, 1 माह का टाइम है, 1 साल का टाइम है, क्योंकि अगर आपके पास रेगुलरिटीज़ नहीं होंगी तो आज अगर आप किसी फिनोमेना के मतलब रिसर्च करते हैं और उसके बाद 4 साल 5 साल तक आप खामोश रह जाते हैं, और 4-5 साल के बाद जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा, उस फिनोमेना, उस प्रॉब्लम की सिचुएशन तब्दील हो जाएगी, तो आपकी जो पहले की गई रिसर्च है वो ज़ाया हो जाएगी। तो आपके अंदर जो है रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए, आपके काम के अंदर रेगुलरिटीज़ होनी चाहिए, और बाकायदा तौर पे जो है एक रेगुलर प्रोसेस के तहत जो है आपने जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको स्टडी करना होता है। जो ह्यूमन जो हुकूमती कारकुन होते हैं या हुकूमती जो ओहदेदार होते हैं, उनके रवैयों को जो है, उनकी पॉलिसीज़ को जो है आपने स्टडी करना होता है ताकि आप किसी नतीजे पर पहुंच सकें। तो आपने उनके ऑब्ज़र्व करना होता है और उस ऑब्ज़र्वेशन की बुनियाद के ऊपर जो है आपने रिजल्ट्स जो है तैयार करने होते हैं। तो नंबर 2 है वेरिफिकेशन। तो तस्दीक आपने कैसे करनी है? वेरिफिकेशन का मतलब है तस्दीक। तो डेविड कहता है कि जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट है उसका जो दूसरा ऑब्जेक्टिव है या दूसरा प्रिंसिपल है वो है डेट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन। तो आपने जो मुशाहदा किया है आपने उसको वेरीफाई भी करना होता है। अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो वो मे बी जो है वो गलत हो, वो दुरुस्त आप नतीजे पर ना पहुँचे हो। तो मुख्तलिफ जो आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है, मुख्तलिफ जो आपने मफरूज़ात जो हैं वो कैम किए होते हैं, जब मुख्तलिफ जो नज़रियात के नतीजे पर पहुँचे होते हैं, तो ज़रूरी है कि आप उन तमाम को जो है तस्दीक के अमल से भी गुजारें, उनकी वेरिफिकेशन भी करें, ताकि आप जान सकें कि जो हासिल शुदा नतीजे हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक दुरुस्त हैं। आप दुरुस्त नतीजे तक रसाई हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो आपने डाटा इकट्ठा किया हुआ है उसको साथ साथ वेरीफाई भी करते जाएं। और जब तक आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप जो है वो जो लिजिटिमेसी है आपके जो नज़रियात हैं उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकेंगे। तो वो डाटा जो वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद जो है उस डाटे को या उन मालूमात को जो है उसको आप कह सकते हैं कि ये लिजिटिमेट हैं, ये दुरुस्त मालूमात जो हैं ये शुमार होंगी। अब नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं, टेक्निक्स। तो डेविड आगे ये कहता है कि जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट है इसका एक ऑब्जेक्टिव या एक प्रिंसिपल ये भी है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है आप जो रिसर्च कर रहे हैं आप उसके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो मेथड जो है वो साइंटिफिक मेथड होना चाहिए ताकि आप दुरुस्त नतीजे तक जो है पहुँच सकें। तो आपका एक मखसूस साइंटिफिक मेथड होना चाहिए और जिसकी मदद से आप जो है वो इंतहाई वेल डिसिप्लिन तरीके से जो है किसी भी इंसानी ग्रोह, किसी इंसानी अदारे के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं और जो इंडिविजुअल है उसके रवैये को स्टडी कर सकें और उसको ऑब्ज़र्व कर सकें, और ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है जो आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी की हैं और उन इंफॉर्मेशन जो है वो हतमी तौर पे दुरुस्त होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन दुरुस्त होंगी तो आप दुरुस्त रिज़ल्ट तक पहुंच जाएंगे। अगर आपकी हासिल शुदा इंफॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है, आपकी ऑब्ज़र्वेशन जो है साइंटिफिक नहीं है और उसमें आप जो है वो बायस हो जाते हैं या आपका जो सेल्फ़ इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर आप
आप जो है वो दुरुस्त नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। तो ज़रूरी है कि आपका जो मेथड है, जो मेथोडोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो साइंटिफिक हो, वो हर किस्म के तस्सुबात से पाक होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटिफिकेशन है, यानी जो आपने मवाद इकट्ठा किया हुआ है और उस मवाद के जो उसमें जो आपने अदाद व शुमार इकट्ठे किए हुए हैं, जो उसको जो है आप उसको महफूज बनाएं ताकि वो ज़ाया ना हो, और फिर उन्हें एक ख़ास जो है वो तरीक़ेकार के ज़रिए जो है आप उनको अरेंज करें। और जो उसमें ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गैर ज़रूरी हैं, आप उनको जो है वो निकाल दें, और जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है जो खालिस साइंटिफिक तरीके से आपने हासिल की हैं, आप सिर्फ उन्हीं की बुनियाद के ऊपर जो है अपना एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस के बाद जो है आप उसके नतीजे तक जो है वो पहुँच सकते हैं। तो जब तक आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो दुरुस्त नहीं होगी और उसमें जो गैर ज़रूरी मवाद है वो उसमें शामिल रहेगा, तो आप दुरुस्त नतीजे तक भी नहीं पहुंच सकेंगे। नंबर 5 है वैल्यूज़। नंबर 5 के अंदर जो है जो एम्पिरिकल एक्सप्लेनेशन है वो बहुत ज़रूरी है। वो क्या है कि डेविड ये कहता है कि जो मालूमात आपने हासिल की हैं, वो मालूमात जो हैं वो, डियर स्टूडेंट्स, एक पहले ये थोड़ा सा देख लें कि ये है फ्री फ्रॉम वैल्यूज़, यानी इसकी हेडिंग जो है, यानी जो वैल्यूज़ हैं साइंटिफिक, जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आपने अपनी जो इकदार होती हैं, जो वैल्यूज़ होती हैं, जो कस्टम्स आपके होते हैं, जो आपका कल्चर और स्काफ, जो रिलीजन है, आपकी जो पर्सनल थिंकिंग्स होती हैं, थिंकिंग्स जो है उनसे अलग रहकर जो है वो आपने काम करना होता है। तो आपकी रिसर्च जो है उसी वक्त साइंटिफिक हो सकती है कि जब आप हर किस्म की जो वैल्यूज़ हैं, हर किस्म की जो बैसनेस है और हर किस्म की जो आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। आप उन चीज़ों से आज़ाद होकर आप जब रिसर्च करेंगे तो फिर आपकी रिसर्च जो है वो साइंटिफिक होगी। आपका न्यूट्रल होना बहुत ज़रूरी है। न्यूट्रल आप तब होंगे जब आपकी जो पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है आप उनसे बाहर निकल कर काम करें, आप जो है किसी किस्म के तअस्सुब बायसनेस का शिकार ना हो, आप वैल्यूज़, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनकी बुनियाद के ऊपर जो है, यानी वैल्यूज़ के अंदर हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जायज़ क्या है, नजायज़ क्या है, लेकिन वैल्यूज़ हर सोसाइटी की अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं। पाकिस्तान की वैल्यूज़ अलग हैं, अमेरिकन वैल्यूज़ और होंगी, ब्रिटिश वैल्यूज़ और हैं। जो चीज़ें जहाँ पर जायज़ हैं वो अमेरिका और बरतानिया में जायज़ शुमार होती हैं, जो वहाँ पर नजायज़ हैं वो यहाँ पर जायज़ शुमार होती हैं। तो वैल्यूज़ मुख्तलिफ है। अगर आप अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक रिसर्च करेंगे तो आपकी रिसर्च जो है बरतानिया के अंदर जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, उसको कोई देखेगा नहीं। तो लिहाजा आपको फ्री फ्रॉम वैल्यूज़ होना चाहिए कि आप अपनी ज़ाती जो पसंद और नापसंद है और ज़ाती आपकी जो विशेज़ हैं, ख्वाहिशात हैं और आपकी जो ज़ाती जो है तरजीहात हैं, आपको उनसे बाहर निकल कर जो है वो रिसर्च करनी होगी। और नेक्स्ट है आपकी जो नंबर 6 है सिस्टमाइजेशन जो है, यानी एक सिस्टमेटिकली आपने काम करना होता है, एक सिस्टम के तहत आपने काम करना होता है। आप उस सिस्टम से बाहर नहीं निकल सकते, आपने एक ख़ास तरतीब से जो है आगे जो है वो काम को लेकर जो है वो जाना है। प्योर साइंस यानी आपकी जो रिसर्च है वो प्योर साइंटिफिक होनी चाहिए। प्योर साइंटिफिक नहीं होगी तो उसमें अगर आप अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद को शामिल कर लेते हैं, जैसे आप देखते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर जब आपने कोई ब्लड चेक करवाना होता है तो साइंटिफिक अप्रोच ये होती है कि जब आप ब्लड चेक करवाते हैं तो उसमें ये नहीं देखा जाता कि इसका रिलीजन क्या है, इसकी वैल्यूज़ क्या हैं, इसका स्किन कलर क्या है, इसका तल्लुक़ किस जो है वो कम्युनिटी के साथ है, ये पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है। तो वो आपको प्योर साइंटिफिकली जो है हर किस्म की लाइकिंग और डिसलाइकिंग से आज़ाद होकर बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। उसमें आपकी ज़ाती पसंद नापसंद को कतन उससे कोई तल्लुक़ नहीं होता। तो ये जो बिहेवियरलिस्ट हैं ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर भी जो रिसर्च है वो इसी बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए कि आप खालिस साइंटिफिक रवैये को जो इस्तेमाल करके आप अपनी रिसर्च जो है उसको मुकम्मल करें। और लास्ट पे है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन जो है वो ये है कि जो हासिल शुदा मवाद है, आपने जो मुख्तलिफ़ जगहों से डाटा इकट्ठा किया हुआ है, उस डाटे के दरमियान जो है वो इंटीग्रेशन होनी चाहिए। यानी
अगर आपने इलेक्शंस के ऊपर रिसर्च करनी है या फ़र्ज़ करें कश्मीर इशू के ऊपर रिसर्च करनी है, पैलेस्टाइन इशू के ऊपर जो है रिसर्च करनी है, तो आपका डाटा जो है उसी इशू से मुतल्लक हो। ये ना हो कि कुछ मालूमात आपने किसी और जगह से हासिल कर ली, कुछ मालूमात का किसी और जगह से हासिल कर ली और उनका आपस में कोई तल्लक ना हो, आपस में कोई इंटरेक्शन ना हो, उनके दरमियान कोई हमांगी ना पाई जाती हो, तो क्या होगा, आप दुरुस्त नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। तो जो हासिल शुदा मालूमात हैं उनके दरमियान बाहमी तल्लक का इस्तवार होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये जो 8 प्रिंसिपल्स या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरिज्म बाय डेविड ईस्टन जो हैं किसी हद तक आपको इनके अंदर क्लैरिटी होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिहेवियरलिस्ट सीक टू एग्जामिन द बिहेवियर एक्शंस एंड एक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ये बिहेवियरलिस्ट क्या करते हैं? बिहेवियरलिस्ट करते हैं एग्जामिन द बिहेवियर, ये बिहेवियर को एग्जामिन करते हैं, एक्शंस इंडिविजुअल्स और जो डिसीजन मेकर्स होते हैं उनके एक्शंस को, एक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स यानी किसी ग्रुप के एक्शंस को ये एग्जामिन करते हैं या किसी इंडिविजुअल के एक्शंस को जो है वो एग्जामिन करते हैं, रेदर दैन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस सच एज legislature, executive, judiciary, etc. that groups in different social settings and explains this behavior as it relates to the political system. तो ये जो मुख्तलिफ किसी भी सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे होते हैं, ये उन इंस्टीट्यूशंस के जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फीचर्स होते हैं, ये उनको स्टडी नहीं करता। बिहेवियरलिज्म जो है ये क्या करता है? एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या लॉबिस्ट, उनके बिहेवियर को स्टडी करता है। उनके बिहेवियर को स्टडी करने के बाद जो है ये किसी रिज़ल्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन ये इंस्टीट्यूशंस का जो है उसको कोई ख़ास अहमियत जो है वो नहीं देता। नेक्स्ट हमारे पास है फॉलोइंग आर द रीजंस ऑफ राइज ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये जो बिहेवियरिज्म है उसको आज के इस दौर के अंदर जो है बड़ी तकवीत हासिल हुई है। क्या वजह है? डिससेटिस्फेक्शन विद ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको हम रवायती अंदाज़े फ़िक्र कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो जो दूसरी जंग अज़ीम से पहले तक का जो दौर है उसमें पॉलिटिकल साइंस के अंदर और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर जितना भी काम हुआ वो हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक या ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ थाट के मुताबिक। लेकिन जब उससे मामला जो थे वो हल ना हुए और उससे मसाइल पैदा हुए काम हो गई और उससे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो उसकी कारकर्दगी से सेटिस्फाई नहीं थे, तो नतीजा ये निकला कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो है वो बिहेवियरलिस्ट जो स्कूल ऑफ थाट है उसको बड़ी तकवीत हासिल हुई।
इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वार सेकंड। तो वर्ल्ड वार सेकंड जो है, आप अगर आप जो हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है या हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड पढ़ें तो आपको जो वर्ल्ड वार सेकंड है उसके बाद और उससे पहले की दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आएगी। अब जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इतनी जिद्दत पैदा हो गई थी कि जो रवायती अंदाज़ फ़िक्र था वो इस जदीद दौर के तकाज़ों का साथ देने के काबिल नहीं रहा था। तो लिहाजा नतीजा ये निकला कि अब जो है एक नया स्कूल ऑफ थाट जो है वो मुतारफ़ हुआ और जो नए दौर के तकाज़े थे उनको बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट जो है या बिहेवियरल अप्रोच है उसने पूरा किया था। इंस्पायरेशन फ्राम द वेरियस सोशल साइंसिस। तो मुख्तलिफ जो सोशल साइंसिस हैं उनके अंदर जो है ये बिहेवियरल अप्रोच है वो जैसे साइकोलॉजी के अंदर जो है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इकोनॉमिक्स के अंदर इसका इस्तेमाल हो रहा था और सोशियोलॉजी के अंदर जो है इसका इस्तेमाल हो रहा था। तो फिर पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी जो है इसका इस्तेमाल, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है इसका इस्तेमाल जो था वो हुआ। तो जब दीगर जो सोशल साइंसिस हैं उसके अंदर इसके कामयाब तजर्बात हो रहे थे तो इससे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो भी इंस्पायर हुए और उन्होंने इसको पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया। यूज़ ऑफ न्यू स्टडी मेथड्स। तो एक तो ये था कि क्योंकि अब दुनिया चेंज हो रही थी, नए नए इश्यूज़ आ रहे थे, नए नए मसाइल आ रहे थे, तो ये भी था कि जो रवायती तरीक़ा तहक़ीक़ है उसको तर्क कर दिया जाए और जो नया जदीद तरीक़ा तहक़ीक़ है उसको अडाप्ट किया जाए। तो ये जिद्दत की तरफ जो है चूँकि लेकर आ रहा था तो लिहाजा इस स्कूल ऑफ थाट को जो है वो ज़्यादा तक़वियत जो थी वो हासिल हो रही थी। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है इसको क्यों इख्तियार किया गया था, उसकी एक वजह जो है वो ये है कि कार्ल डब्ल्यू डच सेज दैट बिहेवियरल अप्रोच और बिहेवियरलिज्म डिस्कस दिस थिंग दैट। बिहेवियरल अप्रोच जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका हिस्सा है, आखिरी हिस्से के ऊपर हम पहुंच गए हैं कि कार्ल डब्ल्यू डच जो है वो क्या कहता है, वो कहता है सेज दैट बिहेवियरल अप्रोच और बिहेवियरलिज्म डिस्कसेस दिस थिंग डैट। ये किस चीज़ को डिस्कस करता है, ये इसका थीम है पूरी डिस्कशन का जो है, इसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। वो किस चीज़ को डिस्कस करता है? नंबर वन वो डिस्कस करता है हाउ डू पीपल थिंक, यानी बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट में या बिहेवियरलिज्म के अंदर जो है आपकी क्या स्टडी करते हैं। तो इसमें स्टडी किया जाता है हाउ डू पीपल थिंक। आपने ये ऑब्ज़र्व करना होता है कि लोग कैसे सोचते हैं, लोगों के सोचने का तरीक़ेकार क्या है, लोगों की थिंकिंग क्या है, हाउ डू पीपल थिंक। नंबर 2, हाउ डू पीपल फील, लोग महसूस कैसे करते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या होती हैं और वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, उनका इजहार कैसे करते हैं या अपनी फीलिंग्स को अमली शक्ल कैसे देते हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या होती हैं। तो नंबर 1 क्या है, हाउ डू पीपल थिंक। नंबर 2, हाउ डू पीपल फील। और नेक्स्ट है और कार्ल डब्ल्यू डच कहता है हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड। आपके सामने एक वाक़या होता है या कोई हादसा होता है या कोई इशू पैदा होता है तो लोग उसको किस तरह अंडरस्टैंड करते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो क्या है। किसी भी वाक़े के जो असरात होते हैं वो मुख्तलिफ लोगों पे मुख्तलिफ तरीक़ों से मरतब होते हैं। तो कार्ल डब्ल्यू डच जो है वो ये कहता है कि बिहेवियरलिज्म जो है वो देखता है हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड। और नेक्स्ट है हाउ डू पीपल एक्ट, लोग एक्ट कैसे करते हैं, उनका तर्ज अमल क्या होता है, उनके एक्शंस क्या होते हैं। और लास्ट है हाउ डू पीपल रिएक्ट, और लोग जब कोई स्टेट जो है किसी वाक़े के बाद एक्ट करती है तो उसका रिएक्शन क्या होता है। जैसा आपने देखा कि 9/11 का जो वाक़या हुआ वो एक एक्ट था और अमेरिका ने उसके ऊपर रिएक्ट किया। तो ये जो बिहेवियरल अप्रोच है ये देखती है हाउ डू पीपल एक्ट एंड हाउ डू पीपल रिएक्ट। दोबारा इसको देखते हैं। कार्ल डब्ल्यू डच सेज दैट बिहेवियरल अप्रोच एंड बिहेवियरलिज्म डिस्कसेस दिस थिंग दैट हाउ डू पीपल थिंक, हाउ डू पीपल फील एंड हाउ डू पीपल अंडरस्टैंड, how do people act and how do people react। इन शॉर्ट, यानी अगर आप इस सारी डिस्कशन को जो है हम मुख्तसर तौर पे बयान करें तो इन शॉर्ट बिहेवियरलिज्म इज़ ए मूवमेंट एम्ड एट मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशंस मोर साइंटिफिक। बिहेवियरलिज्म क्या है? बिहेवियरलिज्म जो है वो एक मूवमेंट का नाम है, एक तहरीक है, एक जद्दोजहद है और जिसका मकसद क्या है
एम्ड एट मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशंस मोर साइंटिफिक, और इसका मकसद है कि इंटरनेशनल रिलेशन जो है, स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इसको मोर साइंटिफिक बना दिया जाए, जाके इसके जो नतैज हैं, जो इससे नतैज वाक़यात के आप अखज़ करते हैं वो दुरुस्त हों। तो मोर साइंटिफिक इसको बनाना है, सो डैट फाइनल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्राम इट अबाउट द behavior of states in international relations and international systems। दोबारा पूरी स्टेटमेंट को देखिएगा। इन शॉर्ट, बिहेवियरलिज्म इज ए मूवमेंट एम्ड एट मेकिंग इंटरनेशनल रिलेशंस मोर साइंटिफिक सो दैट फाइनल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्राम इट अबाउट द बिहेवियर ऑफ स्टेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसका जो बुनियादी मकसद है बिहेवियरलिज्म का, ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर स्टेट के एक्शंस क्या होते हैं, स्टेट्स की फीलिंग्स क्या होती हैं, और स्टेट का जो है वो तर्ज अमल क्या है। वो कहता है कि इन सारी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइंटिफिक बनाना है। तो जो बिहेवियरलिज्म है, जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थाट है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो स्टेट्स के जो एक्शंस हैं और जो उनके जो रिएक्शंस होते हैं, उनकी जो फीलिंग्स हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको इस तरह स्टडी किया जाए कि साइंटिफिकली जो है उनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अखज़ किए जा सकें, ताकि जो हम रिज़ल्ट्स हासिल करते हैं किसी भी इशू के बारे में, किसी भी फिनोमेना के बारे में, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक हो, ज़्यादा से ज़्यादा दुरुस्त हो, और वो हकीकत के ऊपर जो है वो मबनी हो, उसमें किसी किस्म की जो है इबहाम ना हो, और उसमें किसी किस्म के ज़ाती जो पसंद और नापसंद है वो शामिल ना हो, और उसको न्यूट्रल रहकर जो है वो डिज़ाइन किया जाए। डी स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।